हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मेट्स। करियर मेट्स के इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 1 में डिफरेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया और साथ में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 4 लॉज को डिस्कस किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवोगैड्रोस लॉ एंड इन दिस वे आफ्टर दिस लॉ वी विल बी फिनिशिंग आवर चैप्टर 1। और जैसे ही ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन क्लास 11th के एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो और साथ में वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पहले से प्रिपेयर हो रहे हों या क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होगा। सो लेट अस कंसिडर एवोगैड्रोस लॉ। सो इन दिस केस, as all of us know, that Avogadro's law was given by an Italian scientist, Amedeo Carl Avogadro. And Avogadro ने 1811 में फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, जिसको हम एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all the gases, here you can see equal volumes of all the gases contain the same number of molecules। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर ऑक्सीजन का है और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर 1 लीटर ऑक्सीजन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मतलब बाकी की सभी गैसेज में, चाहे वो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, उसके 1 लीटर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। जैसे अगर 1 लीटर ऑक्सीजन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 1 लीटर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 लीटर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, या किसी भी गैस के 1 लीटर में उस गैस के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो दिस इज हाउ दिस लॉ वाज एक्सप्लेन्ड। इसको हम दूसरे वे में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? V is directly proportional to N, where V is the volume of the gas and N is the number of molecules of the gas. Now here we can write in this manner: V upon N is equal to K, where K is the proportionality constant. राइट, तो इस तरह से हम एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर किसी भी गैशियस सब्सटेंस का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं: V1 upon N1 is equal to V2 upon N2, and obviously this is known as Avogadro's law and this is related to the proportionality constant. So अगर हम किसी भी गैशियस सब्सटेंस की बात करें तो उसका वॉल्यूम V1 और उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है, देन इट इज़ इक्वल टू द अनदर गैस हुज वॉल्यूम इज़ V2 and N2। राइट, तो इस तरह से अगर हम देख पा रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम जो वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। So here all of us know that ideal gas equation is PV is equals to nRT, where P is the pressure of the gas exerted by the gas on the wall of its container. V क्या होता है? V is the volume of the gas, and then R is the universal gas constant, N is the number of molecules of the gaseous substance, all of us know इसको number of moles of gas भी कह सकते हैं, and T is the absolute temperature of a gas. तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं: V upon N is equal to RT upon P. Now again this unit is constant, so this may be written as this. So V upon N is equal to K. So again you can see जो इसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको हम easily डिफाइन कर पा रहे हैं with the help of this ideal gas equation. So what I mean to say here that Avogadro's law हमें बिल्कुल क्लियर है और Avogadro's law को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं with the help of आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर प्रेशर के सेम कंडीशंस में ही हम इस गैस को देख पा रहे हैं, इस गैस लॉ को वेरीफाई कर पा रहे हैं। एंड देन लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको और एलैबोरेट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को देखते हैं तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इस एयर को इनहेल करते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो एयर मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो हमारे लंग्स में इंक्रीज़ करता है, और जैसे जैसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स एयर का हमारे लंग्स में इंक्रीज़ करता है, वैसे वैसे हमारा लंग्स एक्सपैंड करता है। तो दिस इज़
वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। सिमिलरली अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डिफ्लेशन ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स। यानी अगर कोई ऑटोमोबाइल टायर पंक्चर हो जाता है तो अचानक से वो डिशेप हो जाता है या डिफ्लेट हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या होता है? अगेन जैसे ही उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, बाहर निकलते हैं, टायर पंक्चर हो रहा है उसमें से वो एयर बाहर निकल रही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ही कम होते हैं वैसे वैसे उसका वॉल्यूम अचानक से कम होता है एंड देन इट गेट्स डिशेप्ड और उसका डिफ्लेशन हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखें कि ये टायर है जिसमें नंबर ऑफ एयर के, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो 10 मोल्स है। सो N1 इज इक्वल टू 10 मोल्स, राइट। नाउ उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 40 लीटर्स। सो V1 इज इक्वल टू 40 लीटर्स, राइट। सो दिस इज 10 moles and this is 40 liters. And the question is, the tire containing 10 moles of air and occupying a volume of 40 liter loses half its volume of 40 liter। लूज जैसे ही वो पंक्चर हो रहा है, ड्यू टू अ पंक्चर, जैसे ही वो पंक्चर हो रहा है उसका वॉल्यूम हाफ हो जाता है, यानी V2 क्या हो गया, हाफ, यानी 40 का हाफ 20 लीटर हो गया। कंसिडरिंग दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो अगेन यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एवोगैड्रोज लॉ एप्लीकेबल होगा। What would be the amount of air in the deflated tire? So the question is, what will be N2? So all of us know V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. This is as per Avogadro's law. So N2 will be V2 N1 upon V1. So here what is V2? 20. N1 is 10 upon 40. 40 is V1. So here we get 5. So the amount of air in the deflated tire would be 5 moles only, right? So this is how, dear students, I hope you have been able to get right guidance in terms of this particular law, which is Avogadro's law. अगर Avogadro's law आपको समझ में आया हो तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डिफरेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करने में। So start practicing all the questions. Thank you so much for attending all the sessions, and in the next session be there because we will be discussing and practicing some important questions which will cover all the topics related to chapter 1 chemistry class 11. Wish you all the best and see you again. Thank you.